नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक और दुखद समाचार मिला, जब एक बैंक मैनेजर का दिन दहाड़े बैंक में घुस करके आतंकियों ने गोली मार दी। वो नौजवान अभी अभी शादी करके अपने पत्नी को लेकर के कश्मीर की वादियां दिखाने गया था। राजस्थान का रहने वाला वो नौजवान बैंककर्मी भारत सरकार के ढूल मूल रवैये, आतंकियों के बढ़ती मनोबल और सुरक्षा के लैप्स की वजह से अपना जान कुर्बान कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि वो खालिस्तान समर्थक आतंकी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। 19 गोली धंसे होने की जानकारी मिली। बाकी अतड़ियां सड़ और फट गई थी, ऐसा पोस्टमार्टम में पाया गया। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था ममता बनर्जी के बदइंतजामी और लापरवाही पूर्ण रवैये से एक प्यारे से गाय केके का, जो मैं कहूँगा कि हत्या जैसे प्रयास, हालांकि वो हत्या नहीं है, ना ही गैर इरादतन हत्या है, लेकिन लापरवाही इतनी जो एक इंसान का जान पर बनाया और उसका जान गंवाना पड़ा। बदइंतजामी इतनी कि उमस और गर्मी से वो आदमी अपने जान के अंतिम सांस तक लोगों का मनोरंजन करता रहा और तड़पता रहा। व्यवस्था और इंतजाम ऐसा नहीं था कि वो उसको तुरंत अस्पताल ले जाता। वीडियो फुटेज आई है सीसीटीवी की होटल का। वो बेचारा स्वयं चल करके जा रहा है, बेचैनी उसके शरीर में साफ साफ दिख रही है। लेकिन आयोजकों ने ये इंतजाम नहीं किया कि जब इसको किसी तरह की बेचैनी महसूस हो रही है तो होटल के बजाय हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। ये एक बड़ा दुखद था। जितनी निंदा की जाए ममता बनर्जी के इस कुकृत्य का उतना कम है। लेकिन ममता बनर्जी का भी क्या दोष, वो तो घोषित रूप से कहती है कि भाई भारत के हिंदुओं का बांग्लादेश के इस तरह से बंगाल में स्थिति है, आप यहाँ आएंगे तो मारे जाएंगे। अब आप पर क्यों है, आपकी मजबूरी है या बंगाल में रहना जरूरी है, ये आप जाने। ममता बनर्जी ने तो अपने आप को बता दिया है कि मैं ममता अपना मुसलमानों को दिखाती हूँ, देशद्रोहियों को दिखाती हूँ। अब आप जाने और आपका काम जाने। शाम होते होते एक और भजन गाने वाले गायक का दुखद देहांत हुआ। ये 3-4 दिनों में लगातार 2-3 गायकों का निधन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक समय आया था जब राजनेता लगातार दुखद देहांत का समाचार मिल रहा था। कभी शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी और ऐसे जो लोग लगातार दुखद समाचार मिला, उसी तरह से है। ईश्वर हमारे गायकों पर रहम बरते और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और अगर उन्होंने कोई गुनाह किया तो इनको क्षमा करें। मित्रों, महत्वपूर्ण और चर्चा के योग्य विषय तो ये भी था कि अरविंद केजरीवाल क्या भारत के जांच एजेंसियों को याद करवा रहा है कि भाई आप मनीष सिसोदिया को बाहर क्यों छोड़े हुए हैं। क्या दिल्ली की राजनीति में मनीष सिसोदिया का स्थान अब ये हो गया है जिससे अरविंद केजरीवाल को खतरा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने संघर्ष के जमाने के सभी लोगों को तो निपटा दिया, उन सब लोगों को पिछवाड़े पे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उसने तो और बड़ा शब्द किया था कि इन सबके पिछवाड़े पर लात मार के भगाऊंगा, और उन्होंने भगा भी दिया। एक से एक बड़े धुरंधर होते थे अपने जमाने के लॉयर, प्रस्तम वकील शांति भूषण, उनका बेटा प्रशांत भूषण, जेएनयू के प्रोफेसर आनंद, कवि हृदय और कविता पर देश दुनिया में अपना नाम कमाने वाले कुमार विश्वास, और भी बहुत लोग हैं जिसको उन्हें निपटा दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी तक नहीं निपटे और ये लिपटे हुए हैं। तो क्या उसने जांच एजेंसियों को ये सूचना दे रहा था? क्योंकि रामायण में एक सीन है कि जब माता सीता को रावण हर के लेके जा रहा था अपने पुष्पक विमान से, तो गरुड़ देव ने अपनी
पंख फैला करके उस रथ को रोका और उसके साथ घमासान युद्ध किया। जैसे ही रावण हारने के करीब हुआ, माता सीता के मुंह से निकला कि देखना पुत्र, इसके पास अग्निबाण भी है, तुम्हारा पंख न जला दे। रावण ये बात भूल गया था कि मुझे अग्निबाण से इसका पंख जला देना चाहिए। रावण को याद आया और रावण ने गरुड़ देव पर पंख पर अग्निबाण चलाया और उनके सारे पंख जल गए और गरुड़ देवता, चूंकि पंख के बगैर पंछी कैसे उड़ेगा, वो धर्म से नीचे गिर गए। रेस्ट इज हिस्ट्री, वो आप सबको पता ही है। तो क्या वही वाला सीन केजरीवाल भी कर रहा है क्या? जो जांच एजेंसी को बता रहा हूं भाई सत्येंद्र जैन को ले गए, ठीक है, लेकिन ये एक रह गया है बाहर, मनीष सिसोदिया, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अगली गिरफ्तारी इसी की है। या अरविंद केजरीवाल को ये पक्का भरोसा है कि अब अगला मनीष सिसोदिया का ही नंबर है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो घोटाला, जो एनजीओ के टाइम की बेईमानी, विदेशी चंदा, ये सब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये सब शुरू से वो सब लोग पाप के भागीदारी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को क्या लग रहा है कि फाइल खुल रही है, क्योंकि आईआरएस अफसर रहा है, तो जांच और जांच के प्रक्रिया की जानकारी उसको है। उसको अब पता है कि भाई अगला स्टेप क्या है, और अगला स्टेप फिर वो मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब यहाँ जाएगा। तो क्या वो पहली आशंका से सिंपैथी लहर के लिए ये बयान जारी कर रहा है, या जांच एजेंसियों को सूचना दे रहा है कि मनीष भी अभी बाहर ही है, उस पर भी नजर इनायत करें? ये तो खैर दुनिया है, पब्लिक है, सब जानती है। आगे आगे पता चल जाएगा कि वो घबराहट में फेस सेविंग के लिए, सिंपैथी के लिए कर रहा है या सूचना देने के लिए कर रहा है। ये आगे चल के पता चलेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन केजरीवाल इतना महत्वपूर्ण मैं मानता नहीं, क्योंकि मैं उसको राजनीतिक ही नहीं मानता और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज में रहने वाले लोगों के विषय में ही चर्चा करना पसंद करता हूँ। ये सब लोग असामाजिक लोग हैं, इन पर चर्चा करके मैं अपना समय और अपना जुबान खराब करना नहीं चाहता। मित्रों, सामाजिक मुद्दा आज ये है कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन से नाम कमाया हुआ एक नौजवान छोकरा हार्दिक पटेल का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन का अभिलाषा अधूरा ही रह गया। हार्दिक पटेल भाजपा में ज्वाइनिंग को एक बड़ा सा सेलिब्रेशन बनाने का पूरा प्रयास किया। अपने घर से गुजरात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कमलम, मैं उस कमलम को देखा हूँ, गांधीनगर में है। गांधीनगर से जब अहमदाबाद की तरफ आप बढ़ेंगे तो गांधीनगर से मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर बाहर निकल के वो एकदम गांधीनगर के बाहर है। गांधीनगर अहमदाबाद मार्ग पर मैं गया हूँ। कमलम में एक बहुत शानदार कमल का फूल आर्टिफिशियल बनाया गया है, उसमें 2 मंजिला मकान है और बड़ी शानदार कोठी है। तो वो शहर के बाहर है और राजनीतिक दफ्तर होने भी चाहिए बाहर, क्योंकि भीड़ भाड़ और हो हल्ला होता है तो लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो कमलम के दोनों तरफ तोरण द्वार से ले करके और बैनर पोस्टर का बाढ़ लगा दिया था। कल से नहीं, 2-3 दिन पहले से ही मीडिया मैनेज करके वो भाजपा में जा रहे हैं। मुझे आशंका है कि भाजपा में जाएंगे वगैरह वगैरह। जिस दिन से उसने कांग्रेस छोड़ा है तब से वो अपना खबरें प्लांट करवा रहा था। अमित एक होनहार नौजवान है और प्रखर वक्ता है। आलोचना की जगह आलोचना और तारीफ की जगह तारीफ लिखते हैं। हार्दिक पटेल के ज्वाइनिंग पर इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर ठीक नहीं लिखा था। मैं देखता हूं कि उन्होंने मेरे को क्या मार्गदर्शन दिया है। अमित ने लिखा है कि अब कांग्रेस बीजेपी में कन्वर्ट हो रही है, सब बीजेपी वाली दूध के धुल गए हैं। केजरीवाल अच्छा है, चाहे आप मानिए ना मानिए। नहीं, केजरीवाल अच्छा है कि पहले वाले सारे बात को मैं अमित तुम्हारा मानूंगा। केजरीवाल अच्छा ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं केजरीवाल को बहुत बढ़िया से जानता हूं। तुम्हारी आयु थोड़ी छोटी है, केजरीवाल को समझने की मैं समझ रहा हूं कि शायद शक्ति नहीं है। केजरीवाल की चीजें समझोगे तो तुम्हें सिर्फ नफरत, घृणा नहीं, अफसोस होगा कि उसको तुमने अच्छा क्यों कहा। केजरीवाल राजनीतिक आदमी नहीं है, केजरीवाल असल में घातक आदमी है। उसने घात की राजनीति की है और राष्ट्रद्रोह तक करने में पीछे नहीं हटेगा। अगर उसकी राजनीतिक लाभ की उम्मीद है तो वो देश को बेचने में सबसे पहले पंक्ति में खड़ा होगा। केजरीवाल ऐसा आदमी है। राजनीतिक विरोध तो मेरा कांग्रेस से भी है,
लेकिन कांग्रेस देश बेचने के विषय में अभी तक नहीं सोची है। हाँ, चीन को मौका दी है, समर्थन दी है, चीन को जमीन दी है, चीन को व्यापार दी है, भारत को आर्थिक चोट दिया है, विदेशों का हित चिंता किया है, लेकिन बेचने का सवाल नहीं रखा। लेकिन केजरीवाल ने ये भी किया और कर सकता है, तो इसलिए केजरीवाल को बढ़िया तो मैं नहीं कह सकता। बाकी भाजपा अब कांग्रेस में कन्वर्ट हो रही है, ये आज की बात नहीं, पहले की बात। खैर, हार्दिक पटेल की इच्छा थी कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जाकर के भाजपा ज्वाइन करे और पूरी लाव लश्कर और मीडिया के सामने आकर के एकदम भाजपाई हो जाए। हालांकि आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि हार्दिक पटेल आज भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। असल में हार्दिक पटेल बाय बर्थ भाजपाई है। हार्दिक पटेल का जन्म भारतीय जनता पार्टी परिवार में हुआ था। उसके पिताजी भाजपा कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष भी गांधीनगर थे, और जहां का वो रहने वाला है वहां के राजनीति से शुरू होकर के उनके पिताजी की राजनीति भाजपा में है और अभी भी वो भाजपा ही है। असल में क्या था कि एक गुजरात के बहुत बड़े नेता जो आजकल दिल्ली में अपने आप को स्व घोषित बड़ा रणनीतिकार मानते हैं, उनका मानना है या उनके चाहने वाले लोग उनको एक बड़े रणनीतिकार के रूप में, आधुनिक चाणक्य के रूप में प्रचारित करते हैं। असल में वो उनका आदमी है। आनंदीबेन पटेल जब गुजरात की मुख्यमंत्री बनी, नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के वजह से खाली हुए स्थान पर आनंदीबेन को जब वहां का मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया, तभी वो चाणक्य को ये बात बड़ा बुरा लगा। वो या तो स्वयं उस गद्दी पर बैठना चाहते थे या कोई अपना पपलू वहां पर फिट करना चाहते थे। ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दी। नरेंद्र मोदी के इच्छा के आगे उसकी एक न चली और वो चला भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को माइनस कर दिया जाए तो उनमें बिल्कुल वही स्थिति है जिस तरह से प्राण के निकल जाने के बाद निर्जीव शरीर का हो जाता है, जिस तरह से ऑक्सीजन निकाल देने से हवा का हो जाता है, वही हाल उनका भी है। तो वो क्या करते, फिर आनंदीबेन पटेल को अस्थिर करने के लिए उन्होंने एक मामूली सा बच्चे को आगे किया और सारा का सारा रिसोर्सेज उनका स्वयं का था। गुजरात में उनका है, क्योंकि गुजरात में मंत्री भी रहे, प्रभावी रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इतने करीब की छाप उनके ऊपर है, तो वो सारे लोग तो उनके थे ही। अपने सारे लोगों को उन्होंने सड़क पर उतार दिया था ताकि आनंदीबेन पटेल अस्थिर हो और आनंदीबेन पटेल को हटा करके वो स्वयं या उनका कोई आदमी गुजरात के मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे। बहुत के बाद नरेंद्र मोदी इस खेल को समझते थे, क्योंकि राजनीतिक गुरु तो है उनके, तो इस सब चीज को समझते थे। उन्होंने आनंदीबेन पटेल को गुजरात के हित में, चूंकि वो मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि हार्दिक पटेल को बीच सड़क पर खड़ा करवा दिया गया था, या तो उसको पुलिस गोली मारती तो आनंदीबेन पटेल का पूरा गुजरात में स्थिति खराब हो जाती। और आनंदीबेन पटेल है कौन? वो नरेंद्र मोदी की खड़ाऊ रख करके शासन करने वाली एक महिला है। उन्होंने कहा है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी के आदेश, इशारे और उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री की सीट पर बैठी हूँ। मेरा क्या, मैं तो मोदी के आदेश पालक हूं, जो मोदी कहे। तो अगर गुजरात में कोई ऐसी स्थिति आ जाती जिससे पुलिस बल इस्तेमाल करना पड़ता सड़क पर खड़े आंदोलनकारियों में, तो वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बदनामी झेलनी पड़ती। और नरेंद्र मोदी उस वक्त दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की हैसियत बिल्कुल नावांगुत थी। वो बेशक गुजरात में तीसरा टर्म मुख्यमंत्री अपने दम पर बने थे, वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली और गुजरात में बहुत दूरी है बड़ा। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको 12-14 घंटा लग जाएगा, आप हवाई जहाज से जाएंगे तो भी 2-3 घंटा लग जाएगा, पैदल की तो कल्पना ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली बहुत नया जगह था, लुटियन की राजनीति बिल्कुल अलग थी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल निस्संदेह ये बात है कि नरेंद्र मोदी ने लुटियन की राजनीति का ज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया था और लुटियन राजनीति में स्वयं को फिट करने का संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वो ये नहीं चाहे कि गुजरात अस्थिर हो जाए। इसमें रुद्र प्रताप रघुवंशी ने लिखा है, ये भी बड़े प्रखर वक्ता है और बड़े निष्पक्ष बोलते हैं, हालांकि सरकार के आलोचक की भूमिका में ज्यादा रहते हैं। आपका भी मैं बात पढ़ लूं, उसके बाद आनंदीबेन कहूंगा। आपने लिखा है कि जिस प्रकार डायलिसिस द्वारा दूषित रक्त को शुद्ध किया जाता है,
उसी प्रकार भाजपा देशद्रोही अराजक फैलाने वाले व्यक्ति को भी अपना पताका और टोपी पहना करके शुद्धता देती है। और इसमें हार्दिक पटेल का मरण। रुद्र प्रताप, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले आनंदीबेन की बात कर लो। हालांकि मैं आपके इस बात से ना तो पूर्णतः इंकार कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं। अपनी बात रखूंगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो आनंदीबेन पटेल के सहारे वो खुद को अस्थिर करना नहीं चाहते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना करके गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बड़ा सम्मान दे दिया। और आनंदीबेन पटेल जी अब तक लखनऊ के राजभवन में आराम फरमा रही हैं और वहां पर उन्होंने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि नरेंद्र मोदी जहां 3 कार्यकाल तक अकेले गुजरात को संभाले, वहीं एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। ये गुजरात के राजनीतिक खेल को आप समझिए। हार्दिक पटेल उसी का मोहरा है। तो हार्दिक पटेल कोई नया भाजपाई नहीं है, हार्दिक पटेल भाजपा का ही बच्चा है और भाजपा का ही खून है, इसलिए उसने भाजपा ज्वाइन किया, ये कोई खबर नहीं है। खैर, उसको भारतीय जनता पार्टी में आना ही था क्योंकि वो यहीं का आदमी है। लेकिन वो सीधा सीधा कैसे आता, फिर उसको कांग्रेस में प्लांट करवाया गया। अब आप समझ लीजिए कि एक कल के बच्चे को कांग्रेस पार्टी और क्या दे सकती थी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। मतलब जिस तरह से आज राहुल गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मतलब कहने का कार्यकारी है, अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती थी। और सोनिया गांधी और क्या दे सकती थी हार्दिक पटेल को, आप बताइए। भाजपा उससे ज्यादा क्या देगी उसको, ये सोचने में। मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात भाजपा उसी में टूट जाएगा। कल के आए लौंडे को राज्यसभा भी नहीं दिया, विधान परिषद भी नहीं दिया सकता, विधायक का टिकट भी नहीं दी जाएगी। अभी भी वही रहेगा भारतीय जनता पार्टी का भाजपा ही बन करके। तो फिर अध्यक्ष पद जैसी बड़ी आदरणीय पद को क्यों छोड़ा, ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए छोड़ा कि वो था ही यहाँ का आदमी, वो तो सिर्फ अपना काम करने के लिए गया था और एक बड़ा नाम और नेम फेम लेकर के कांग्रेस को बदनाम करके वापस आना था। वो सारा स्क्रिप्ट पर करता हुआ काम कर रहा था। अब बात करते हैं रुद्र प्रताप की। जो रुद्र प्रताप ने कहा है कि वो बैतरणी धूल फूल जो जमानत मिला, देखिए ये बात मैं रुद्र प्रताप रघुवंशी की इस बात का आंशिक समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने घोषित छवि के विरोधी वाले लोगों को भाजपा में ले रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी राजनीति के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। उसका उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश में दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठा का विषय था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते थे। बनारस से तकनीकी रूप में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। बनारस से आने के वजह से उत्तर प्रदेश में जीतना बड़ा जरूरी था। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्होंने आधुनिक चाणक्य को जिम्मेवारी लगाई कि ये केंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विजय अवश्यंभावी हो, ये सुनिश्चित करो। हालांकि उस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का राजनीति में लाइमलाइट नहीं थे। या तो एक रणनीति के तहत उनको छुपाया गया था, या वो स्वयं एक अपने खुद के रणनीति की वजह से छुपे हुए थे, जो रहा हो। लेकिन जो 2017 का चुनाव था वो निसंदेह योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था। वो जो सीटें जितनी आई है, जो विजय हुआ है, वो सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर विजय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। लेकिन उसका मतलब प्रतिफल क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अनाप शनाप लोगों के साथ समझौता किया। ओम प्रकाश राजभर को लिया, दारा सिंह चौहान को लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया और लोगों को लिया। स्थिति ये हुई कि मोदी लहर में ये सारे के सारे लोग, जो लोग स्वयं चुनाव नहीं जीतते, ये सब चुनाव जीते, मंत्री पद के पारितोषिक से पारितोषित किए गए और पूरा 5 साल तक मंत्रिमंडल का फूल दोहन और कमाई और घर भरने के बाद जब उनको लगा कि अगले बार, अब चूंकि 17 से लेकर के और अगले कार्यकाल तक योगी आदित्यनाथ का टेन्योर आया और भारतीय जनता पार्टी में एक ध्रुवतारा की तरह से नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जब उदय हुआ और भाजपा पर उनकी पूरी पकड़ उत्तर प्रदेश के राजनीति में कम से कम लगी कि अब ये पकड़ बड़ी की मजबूत हो गए हैं और अब योगी को इग्नोर करके उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कल्पना संभव नहीं है, तब जाकर के इन लोगों को लगा कि भाई योगी आदित्यनाथ की जो सोच है, जो विचार है, उस विचार में हम फिट नहीं बैठते हैं। हो सकता है वो हमको टिकट ही ना दें, वर्षा समझौता ही ना करें, और अगर जबरदस्ती हम इधर उधर से जुगाड़ करके टिकट ले भी लेते हैं तो मंत्रिमंडल तो अगला वाला योगी आदित्यनाथ का ही होगा। चाह के भी हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे, और अगर मंत्रिमंडल में जा भी गए, आ भी गए, तो जो हाल ओम प्रकाश राजभर का होगा वही हश्र हमारा होगा, क्योंकि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का हश्र देखा। ओम प्रकाश राजभर साठ गांठ और समझौते के तहत मंत्रिमंडल में तो आ गया, लेकिन जो वो सोच रहा था कि मंत्रिमंडल में आने का मतलब है कि खुली लूट की छूट योगी आदित्यनाथ दे देंगे, वो योगी आदित्यनाथ ये होने नहीं दिए। अब ओम प्रकाश राजभर को लगा कि भाई मंत्री भी बना हूं और मलाई भी खाने को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। फिर वो छटपटा करके बाहर हो गया इस उम्मीद के साथ कि भाई उसके रणनीतिकार और उसके गॉडफादर जो भारतीय जनता पार्टी में है वो मान मनोबल करके हमको वापस बुला लेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए, और योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसी पर नहीं अड़े, योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी का एक दिल्ली का बड़ा ये सबसे जो मोदी का सबसे नजदीक था, उसके मामले में भी अड़ गए थे। ऐसे समाचार मिला था, पता चला था कि साल भर तक तो वो मिलने का टाइम ही नहीं दिया। ये सब लोगों को पता ही है। तो ऐसी स्थिति में वो सब के सब अंत में पार्टी तोड़ करके हट गए। यही हाल मुझे लग रहा है कि ये जो लोग अनाप शनाप लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ये सब आएंगे और यहां से कमा करके और आपको लूट करके चले जाएंगे। क्योंकि ये सब लोग, आप हार्दिक पटेल का उदाहरण लेंगे, अगर हार्दिक पटेल प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद को छोड़ सकता है इस उम्मीद में कि भाई प्रदेश अध्यक्ष लेकर के क्या करूंगा, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के कोई चांसेस दूर दूर तक और बहुत दूर तक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में कितना देर तक सर्वाइव करेगा। ये सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों को शामिल की है, जरा उनके कैरेक्टर पर एक बार भाजपा अगर विचार कर ले तो मैं समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर है कि भाई उससे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, भाजपा ने उनको कैबिनेट मंत्री दिया। कहा जाता है कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से ज्यादा कमाऊ मंत्री, मलाईदार मंत्री कोई नहीं माना जाता। इसका सीधा उदाहरण है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी मंत्री उनके कमाऊ चाचा शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव गृह मंत्रालय नहीं लिए, शिवपाल यादव वित्त मंत्रालय नहीं लिए, शिवपाल यादव शिक्षा स्वास्थ्य और जैसा कोई मंत्रालय नहीं लिए, क्योंकि उनको तो नोट छापना था। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय लिया, और कहा जाता है कि जो अरबों खरबों का खेल शिवपाल यादव ने किया है वो अलग बात है। मतलब आपको सबसे ज्यादा मलाईदार पद मिला जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद की राजनीतिक हैसियत क्या हो गई थी जब वो भाजपा ज्वाइन किए? उन्होंने अपने प्यारी माताजी, वो माताजी जिनके वजह से जितिन प्रसाद राजनीति में आए, मतलब जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के बहुत बड़े कदावर नेता थे। पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव के साहब के जमाने में दूसरा नंबर की पोजीशन थी जितेंद्र प्रसाद की। मतलब राव साहब के बाद अगर किसी का नाम राव साहब लेते तो जितेंद्र प्रसाद के थे। वो अलग बात है कि राजनीतिक राइवलरी उनकी अर्जुन सिंह जी के साथ थी, नंबर 2 का। वो तो राव साहब से भी ज्यादा प्रतिष्ठित आदमी थे, लेकिन चूंकि तकनीक रूप में प्रधानमंत्री वो नहीं थे, इस वजह से उनका दूसरा नंबर था। लेकिन अगर राव साहब की नजर में कोई दूसरी और तीसरी हैसियत थी तो वो एसबी चौहान और जितेंद्र प्रसाद। उस कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद की विधवा और जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस ने उनको मंत्री पद दिया, प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दी। इस इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल की माता जी गांव के पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। अपने भाभी को उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव में उतारने का प्रयास किया, वो भी चुनाव हार गई। इतनी बड़ी लोकप्रियता वाला आदमी को उन्होंने कांग्रेस से तोड़ करके भाजपा ज्वाइन करा और मंत्री पद दिया। जो आदमी प्रधानी नहीं जीत सका उसको आप प्रधान मंत्रालय दे दिया। वो क्या सोच के दिया? अब वो सोचिए कि जितिन प्रसाद अगर कहीं भाजपा की स्थिति डमाडोल होगी तो कितना देर आपके साथ रहेगा। वो उस कांग्रेस को छोड़ दिया जिस कांग्रेस ने उनको इनके नकारेपन के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट में मंत्री बनाया, सबसे युवा मंत्री का तगमा दिया, उसके बाद भी वो छोड़ गया।
आपने ज्वाइन किया मधुराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हाल वही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया, लोकसभा का चुनाव जितवाया और अंत तक लोकसभा का टिकट दिया। लेकिन अब आप खुद ही अपने क्षेत्र का चुनाव हार गए, कांग्रेस आपको क्या करती। लेकिन सत्ता के बगैर वो 7 दिन भी नहीं रह सकते, यही उनको सता रहा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। कब भाजपा ने उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया। उसी तरह से जो अब कितनी बड़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी और वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप सब समझदार लोग हैं। भाजपा जिन जिन लोगों को ज्वाइन करा रही है उससे ना तो उनका कोई वोट बैंक है। जितेंद्र प्रसाद का 5 वोट भी नहीं। अगर जितेंद्र प्रसाद बहुत बड़े ब्राह्मण थे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या छोटे ब्राह्मण थे? दोनों लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी को समझ में आई। मैं उस वक्त भी कहा था कि आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इग्नोर कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट आपको प्रभावित करेगा। आज उस गलती का एहसास हुआ और मोदी जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा में भेजे, उनका आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कि आप आइए केंद्र की राजनीति में आइए, हम आपका सम्मान करते हैं। मित्रों, वही हाल होगा। हार्दिक पटेल का हार्दिक अभिनंदन की अभिलाषा अधूरी रह गई। ये एक अच्छा हुआ कि नरेंद्र मोदी खुद के मंच को मार्केटिंग का अड्डा नहीं बनने दिए और ना ही कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री उनके ज्वाइनिंग में मंच पर था, जबकि सबका सब गुजरात में ही थे, और ना ही कोई केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेता गुजरात के कमलम में था। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल का अभिनंदन किए, टोपी पहना करके प्रदेश कार्यालय में उसकी ज्वाइनिंग हुई, जबकि आज नरेंद्र मोदी को वहां होना था और उतने बड़े मंच पर जाकर ज्वाइन करने की उनका अभिलाषा पर पानी फिर दिया गया। मतलब सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है। मुझ जैसा साधारण आदमी अगर इस खेल को समझ सकता है कि हार्दिक पटेल का हार्दिक अभिनंदन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वही हार्दिक है जो आनंदीबेन को अस्थिर करने का पूरा मोहरा बना हुआ था, तो क्या आनंदीबेन पटेल ये बात नहीं जानती होंगी? क्या नरेंद्र मोदी ये बात नहीं जानते होंगे? या गुजरात भाजपा के और लोग इस बात को नहीं जानते होंगे? यही वजह है कि ना तो कोई केंद्रीय नेतृत्व वहां गया था गुजरात में ज्वाइन कराने के लिए और ना ही प्रधानमंत्री का मुख्य मंच इस बात के लिए इस्तेमाल होने दिया गया। एक छोटे से कमरे में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात स्थित पदाधिकारियों का सामने ज्वाइनिंग बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जितना बड़ा आडंबर हार्दिक ने बनाया था वो नहीं हुआ। खैर, लौट के बुद्धू घर को आया वाला हाल है। अब पुनर्मसुक भवों की स्थिति ना हो जाए, इस बात को हार्दिक जाने और भाजपा जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक समर्थक होने के नाते मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि आप अनाप शनाप ज्वाइनिंग से बचें और अपना चाल चरित्र और चेहरे पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये कार्यकर्ता ही है जो भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाई है। अगर कार्यकर्ताओं का अवहेलना हो जाएगा बाहर के पैरासूट एम्प्लॉयड के नेताओं के ऊपर, तो फिर आपके हश्र वही कांग्रेस वाली होगी कि गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जाता है, हरियाणा का आदमी राजस्थान में चुनाव लड़ने जाता है और राजस्थान का आदमी हरियाणा में चुनाव लड़ने आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते। स्थिति आपकी भी ऐसी ना हो, तब तक समझ जाइए अभी समय है, नहीं तो समय सबको सुधार देता है। कांग्रेस को भी सुधार दिया, आपको सुधार देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।